दोस्तों, स्वागत है आपका मोहो एंटरटेनमेंट पर। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं, वो कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि इंसान के मन की वो भूल भुलैया है, जहां विश्वास और छल आंख में चौली खेलते हैं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की उस कलम से निकली है, जो इंसान की रूह को नंगा करना जानती थी। लेकिन आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसे जिएंगे। हम उस लेखक के फटे हुए जूतों में पैर डालकर चलेंगे। हम उसकी उस सीलन भरी कोठरी में सांस लेंगे और हम उस धोखे की चुभन को अपनी छाती में महसूस करेंगे। तो दुनिया के शोर को मद्धम कर दीजिए और चलिए मेरे साथ उस दौर में जब चिट्ठियां ही दिलों को जोड़ने और तोड़ने का जरिया हुआ करती थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय संघर्षरत लेखक के जीवन से। साहित्य सेवा सुनने में बहुत भारी और सम्मानजनक शब्द लगता है, लेकिन जो इसे जीता है वो जानता है कि ये कांटों का ताज है। हमारे नायक, जिन्हें हम लेखक बाबू कहेंगे, एक ऐसे ही कलम के सिपाही थे। उनका जीवन अभावों की एक लंबी दास्तान था। जरा तसव्वुर कीजिए उनके घर का। वो कोई आलीशान बंगला नहीं था, बल्कि शहर की तंग गलियों में बनी एक पुरानी हवेली का टूटा फूटा हिस्सा था, जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था, जैसे किसी कोढ़ी के शरीर से चमड़ी उखड़ रही हो। छत की कड़ियां लटक रही थीं और बारिश में पानी रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां और कटोरे रखने पड़ते थे। सर्दी की रातें लेखक बाबू के लिए किसी सजा से कम नहीं होती थीं। उनके पास ओढ़ने के लिए एक पुराना, चिथड़े हो चुका कंबल था, जिसमें से ठंडी हवा छनकर अंदर आती थी और हड्डियों को कंपा देती थी। और जब रात को अपनी उस अंधेरी कोठरी में वे गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करते, तो पूरा कमरा धुएं से भर जाता। वो धुआं उनकी आंखों में चुभता, फेफड़ों में भर जाता और उन्हें खांसते खांसते बेहाल कर देता। अक्सर सिर दर्द से फटता रहता, लेकिन दवा के पैसे नहीं होते थे। और अगर कभी नींद आ भी जाए, तो खटमलों और मच्छरों की फौज तैयार रहती थी। रात भर वे करवटें बदलते, शरीर खुजाते और अपनी किस्मत को कोसते। ये थी एक साहित्य सेवी की असलियत। गुमनामी, गरीबी और संघर्ष। उन्हें अक्सर लगता था कि शायद यही उनकी नियति है, इसी अंधेरे में घुट घुट कर मर जाना, बिना ये जाने कि दुनिया उनके शब्दों की कद्र करती भी है या नहीं। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। सारी तकलीफें, सारा दर्द एक पल में हवा हो जाता है, जब उसे थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए। लेखक बाबू के साथ भी यही होता था। सुबह होती, सूरज की किरणें उस सीलन भरे कमरे में आतीं और उनके साथ आता डाकिया। जैसे ही डाकिया दरवाज़ा खटखटाता और एक लिफाफा उनके हाथ में थमाता, लेखक बाबू की दुनिया बदल जाती। वो पत्र किसी पाठक का होता था। उसे खोलते ही जब वे पढ़ते कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनकी रचना शैली की तारीफ की है, उनके विचारों को महान बताया है, तो वे सब कुछ भूल जाते थे। उस फटे कंबल पर पालथी मारकर बैठे हुए वे गर्व और आत्मगौरव की ऐसी लहरों में डूब जाते थे कि उन्हें अपनी गरीबी दिखाई ही नहीं देती थी। उस एक पल के लिए वे उस कोठरी के कैदी नहीं, बल्कि साहित्य के सम्राट बन जाते थे। मैं भी कुछ हूं, दुनिया मुझे सुन रही है, ये अहंकार, ये नशा उन्हें उन्मत्त कर देता था। वे भूल जाते थे कि रात को खाने के लिए दाल नहीं थी। वे भूल जाते थे कि बच्चे की फीस भरनी बाकी है। प्रशंसा का नशा शराब से भी ज्यादा गहरा होता है दोस्तों। और फिर आया वो सावन का महीना। पिछले साल की बात है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, आसमान में काले बादल छाए थे, मौसम में एक अजीब सी मादकता थी। लेखक बाबू अपनी टूटी हुई मेज पर बैठे लैंप की रोशनी में कुछ लिखने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें एक पत्र मिला। लिफाफा साधारण था, लेकिन उसे छूते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन हुई। पत्र खोलने पर देखा तो वो किसी साधारण पाठक का नहीं था। पत्र प्रेषक का नाम था उमापति नारायण। ये नाम पढ़ते ही लेखक बाबू की आंखें चमक उठीं। उमापति नारायण? वे उन्हें जानते थे। उमापति जी स्वयं एक अच्छे और प्रतिष्ठित कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपती थीं, जिन्हें लेखक बाबू बड़े चाव से पढ़ा करते थे। सोचिए जरा, एक संघर्षरत लेखक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक स्थापित कवि उसकी तारीफ करे। उस पत्र में उमापति जी ने लेखक बाबू की छोटी मोटी रचनाओं की, उनकी कहानियों की दिल खोल कर दाद दी थी। उन्होंने लिखा था, मान्यवर, आपकी कहानियों में जो दर्द है, जो समाज की सच्चाई है, उसने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे ही दिल की बात कह रहे हों। आपकी भाषा में जादू है।
ये शब्द लेखक बाबू के कानों में शहद की तरह घुल गए। वे फूले न समाये। उन्हें लगा जैसे उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया हो। उसी जोश में, उसी उमंग में वे तुरंत जवाब लिखने बैठ गए। उस समय उनके मन में क्या चल रहा था, ये बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि वे उमापति जी को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उन्होंने कभी कविता नहीं की थी, न ही कभी गद्य काव्य लिखा था, लेकिन उस दिन मानो सरस्वती उनकी जुबान पर बैठ गई थी। उन्होंने अपनी भाषा को जितना संवार सकते थे उतना संवारा। एक एक शब्द को चुन चुन कर लिखा, जैसे कोई जौहरी हीरे चुनता है। उन्होंने मित्रता, प्रेम और साहित्य के ऐसे कसीदे काढ़े कि पत्र पत्र न रहकर एक दस्तावेज बन गया। जब पत्र समाप्त करके उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा तो उन्हें खुद अपनी लेखनी पर रश्क हुआ। उन्हें लगा कि ये तो कमाल हो गया। उन्होंने पत्र पोस्ट कर दिया और फिर जवाब के इंतजार में दिन गिनने लगे। 5वें दिन जवाब आया। उमापति जी का दूसरा पत्र। लेखक बाबू के हाथ कांप रहे थे उसे खोलते वक्त। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था, दिल को मोम की तरह पिघला देने वाला था। इसमें औपचारिकता की दीवारें गिर चुकी थीं। उमापति जी ने उन्हें प्यारे भैया कहकर संबोधित किया था। कितना अपनापन, कितनी मिठास थी उन दो शब्दों में। एक अनजान आदमी जो मीलों दूर बैठा है, उन्हें भैया कह रहा था। पत्र में उन्होंने लेखक बाबू की सारी रचनाओं की सूची मांगी थी, प्रकाशकों के नाम ठिकाने पूछे थे। मानो वे लेखक बाबू के पूरे साहित्य को घोलकर पी जाना चाहते हों, उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हों। लेकिन पत्र के अंत में जो लिखा था, उसने लेखक बाबू को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उमापति जी ने लिखा था, भैया, ये शुभ समाचार है कि मेरी पत्नी जी को, मेरी अर्धांगिनी को आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है। वे बड़े प्रेम और चाव से आपकी रचनाओं को पढ़ती हैं। अभी कल ही वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके इन भैया का विवाह कहाँ हुआ है, उनकी संतानें कितनी हैं, भाभी जी कैसी हैं, और हाँ, यदि उनका कोई फोटो हो तो कृपया मंगवा दीजिए, हम उसे मढ़वाकर फ्रेम करवाकर अपने घर में लगाएंगे, ताकि रोज आपके दर्शन हो सके। इसके अलावा उन्होंने लेखक बाबू की जन्मभूमि और वंशावली फैमिली ट्री का पता भी पूछा था। ये लेखक बाबू के लिए चरम सीमा थी। ये उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्हें किसी महिला के मुख से, चाहे वो पति के माध्यम से ही क्यों न हो, अपनी प्रशंसा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके सिर पर गरूर का नशा छा गया। वे आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों पर ताव देने लगे और मन ही मन बुदबुदाए, धन्य है भगवान, अब रमणीया कुलीन स्त्रियां भी मेरे कृत्य की सराहना करने लगी हैं। अब मैं सिर्फ लेखकों का लेखक नहीं रहा, मैं तो अब परिवारों का चहेता बन गया हूं। मेरी कलम का जादू चल गया है। इस नशे में चूर होकर उन्होंने तुरंत तीसरा पत्र लिखने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो इंसान अक्सर अपनी हीनता को छिपाने के लिए खेलता है। उन्होंने उत्तर लिखना शुरू किया। अपनी याददाश्त के खजाने से जितने भी मीठे, लच्छेदार और कर्णप्रिय शब्द मिल सके, सब खर्च कर दिए। मैत्री, बंधुत्व और आत्मीयता से पन्ने भर दिए। लेकिन जब बारी आई अपनी वंशावली का, अपने खानदान का वर्णन करने की, तो लेखक बाबू का अहंकार उनकी ईमानदारी पर हावी हो गया। जरा देखिए इंसान की फितरत। वे जानते थे कि वे एक साधारण परिवार से हैं, लेकिन उमापति जी, जो एक जमींदार और रईस कवि थे, उनके सामने वे छोटा नहीं दिखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया, और झूठ भी ऐसा जो सच से कोसों दूर था। उनके दादाजी, जो असलियत में एक जमींदार के मामूली कारिंदे या मुनीम थे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए पाई पाई का हिसाब रखते थे, उन्हें लेखक बाबू ने अपनी कलम की जादूगरी से एक बड़ी रियासत का मैनेजर बता दिया। मेरे दादाजी फला रियासत का पूरा कामकाज संभालते थे, उन्होंने लिखा। अपने पिताजी, जो एक दफ्तर में साधारण क्लर्क थे और पूरी जिंदगी फाइलों में सिर खपाते रहे, जिनकी कमर झुक गई थी नौकरी करते करते, उन्हें उस दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष या हेड बना दिया, और अपनी छोटी मोटी काश्तकारी को, अपनी उस 2 बीघा जमीन को, जिसमें मुश्किल से साल भर का अनाज होता था, उसे जमींदारी बता देना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अपनी रचनाओं की संख्या तो वे नहीं बढ़ा सके, क्योंकि वो झूठ पकड़ा जाता, पर उनके महत्व, आदर और प्रचार का उल्लेख ऐसे गोलमोल, सांकेतिक और भारी भरकम शब्दों में किया, जो देखने में तो विनम्र लगते थे, पर असल में उनके गर्व को छिपा रहे थे। वे लिख रहे थे, जी नहीं, मैं तो साहित्य का एक तुच्छ सेवक हूं, यद्यपि देश के बड़े बड़े विद्वान मेरी लेखनी का लोहा मानते हैं। वे जानते थे कि अक्सर लोग खुद को तुच्छ कहते हैं, ताकि दुनिया उन्हें महान कहे। स्पष्ट रूप से अपनी बड़ाई करना उच्छृंखलता है, बदतमीजी है, मगर सांकेतिक शब्दों से आप इसी काम को बड़ी आसानी और शराफत से पूरा कर सकते हैं। लेखक बाबू ने यही किया।
खैर, पत्र लिखा गया, लिफाफा बंद हुआ और तत्क्षण उसे लेटर बॉक्स के पेट में पहुंचा दिया गया। इसके बाद इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का वो दौर जो किसी भी प्रेमी या प्रशंसक के लिए कष्टदायी होता है। 2 सप्ताह बीत गए। सन्नाटा छा गया। कोई पत्र नहीं आया। लेखक बाबू ने उस पत्र में अपनी पत्नी की ओर से भी 2-4 समयोचित बातें लिख दी थीं, ताकि दोनों परिवारों में, दोनों भाभियों में घनिष्ठता बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि अब रिश्ता और गहरा होगा। वे सपने देखने लगे थे कि कहीं उमापति जी अपनी किसी कविता में उनकी प्रशंसा कर दें, तो फिर क्या पूछना। फिर तो साहित्य संसार में बस वही नजर आएंगे। वे रोज सुबह उठते, तैयार होते और डाकिया की राह देखते। हराहट पर दरवाजा खोलते, लेकिन इस लंबी रहस्यमयी चुप्पी से उन्हें निराशा होने लगी। डर लगने लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या हुआ, पत्र क्यों नहीं आया? कहीं कवि जी ने मुझे मतलबी तो नहीं समझ लिया? कहीं उन्होंने मेरे झूठ पकड़ तो नहीं लिए? कहीं मैंने अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया? कहीं वे मुझे सेंटिमेंटल बेवकूफ तो नहीं मान बैठे? इसी डर और संकोच के मारे वे दोबारा पत्र लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। समय का पहिया घूमा और अश्विन का महीना आ गया। दशहरे के दिन थे। शहर में रामलीला की धूम मची हुई थी। हर तरफ मेलों की रौनक थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मौसम में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। दोपहर ढल चुकी थी, तीसरा पहर था। लेखक बाबू अपने एक मित्र के घर बैठे थे। वहां दोस्तों की महफिल जमी थी। ताश की बाजी चल रही थी, हंसी ठिठोली हो रही थी, पान चबाए जा रहे थे और दुनिया भर की गप्पे मारी जा रही थी। अचानक उस महफिल में एक महाशय का प्रवेश हुआ। वे दरवाजे पर खड़े होकर इधर-उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने एक बुलंद आवाज में पूछा, "यहां कोई लेखक का नाम है क्या?" लेखक बाबू, जो अपनी चाल चलने ही वाले थे, चौंक गए। उन्होंने ताश के पत्तों से नजर हटाकर मुड़कर देखा। वे उन महाशय को पहचानते नहीं थे। वे महाशय सीधे अंदर आए और लेखक बाबू के पास वाली खाली कुर्सी पर बिना पूछे बड़े अधिकार से बैठ गए। लेखक बाबू सोच में पड़ गए। ये कौन आदमी है और यहां मुझे ढूंढते हुए कैसे आया? मैंने तो किसी को अपना पता नहीं दिया। वहां बैठे बाकी यार दोस्त, जो दुनियादारी में थोड़े तेज थे, उन अजनबी महाशय को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। वे आपस में कोहनियां मार रहे थे, इशारेबाजियां कर रहे थे और दबी हुई मुस्कुराहटें पास कर रहे थे। कारण ये था कि उन महाशय का हुलिया, उनका आकार प्रकार उस महफिल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की। रंग पक्का श्याम यानी सांवला, कद नाटा और गठीला। मुख पर चेचक के गहरे पुराने दाग थे, जैसे किसी युद्ध के निशान हों। सिर नंगा था, कोई टोपी या पगड़ी नहीं, लेकिन बाल तेल लगाकर बड़े सलीके से चीप कर संवारे हुए थे। शरीर पर सिर्फ एक सादी, थोड़ी मैली सी कमीज थी, जिस पर सफर की धूल जमी थी, और कॉलर मुड़ा हुआ था। और सबसे अजीब बात, जो सबका ध्यान खींच रही थी, उनके गले में गेंदे के फूलों की एक माला पड़ी थी। वो माला थोड़ी मुरझा गई थी, जैसे वे अभी-अभी किसी सभा से सम्मान लेकर या किसी मंदिर से सीधा चले आ रहे हों। पैरों में भारी, देहाती किस्म के फुल बूट यानी जूते थे और हाथ में एक मोटी सी पुस्तक थी, जिसे उन्होंने छाती से लगा रखा था। ये वेशभूषा किसी बहुरूपिये, किसी मदारी या किसी अजीबोगरीब कलाकार जैसी लग रही थी। लेखक बाबू ने अपनी हैरानी छिपाते हुए थोड़ा संकोच के साथ पूछा, "माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं। आपका शुभ नाम और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?" उस अजनबी ने एक नाटकीय मुस्कान के साथ, आंखों में एक अजीब सी चमक भरते हुए और अपनी माला को थोड़ा ठीक करते हुए जवाब दिया, "मुझे उमापति नारायण कहते हैं।" ये नाम सुनते ही जैसे कमरे में बिजली गिर गई हो। लेखक बाबू, जो अब तक संकोच में थे, बिजली की तरह अपनी कुर्सी से उछल पड़े। "अरे, आप उमापति जी!" वे शिष्टाचार भूल गए, ताश के पत्ते मेज पर फेंक दिए और आगे बढ़कर उमापति जी के गले से लिपट गए। "अहो भाग्य, आप यहाँ!" ये वही कवि महोदय थे जिनके प्रेम पत्रों ने लेखक बाबू को महीनों से मुग्ध कर रखा था, जिनके एक-एक शब्द पर वे फिदा थे। लेखक बाबू ने उनका हाथ थाम लिया, उसे जोर से दबाया, जैसे यकीन करना चाहते हों कि ये सपना नहीं है। कुशल समाचार पूछा, तुरंत नौकर को आवाज देकर पान इलायची मंगवाई और उनकी खातिरदारी में लग गए। फिर उत्सुकता से पूछा, "लेकिन भाई साहब, आपका यहां आना कैसे हुआ? आपने बताया भी नहीं। एक पत्र लिख देते तो मैं स्टेशन आ जाता, आपको तकलीफ नहीं होती।" उमापति जी ने एक रहस्यमयी दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, "मित्रवर, मकान पर चलिए तो सब वृत्तांत विस्तार से कहूंगा।"
मैं पहले आपके निवास स्थान पर गया था। वहां भाभी जी से मालूम हुआ कि आप यहाँ मित्र के घर ताश खेल रहे हैं। बस पूछता पूछता चला आया। आपके दर्शनों की प्यास जो थी वो मुझे खींच लाई, रहा नहीं गया। लेखक बाबू गदगद हो गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता। वे तुरंत उमापति जी के साथ घर चलने को तैयार हो गए। उन्होंने दोस्तों से विदा ली। जब उमापति जी कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजे पर अपने जूतों के फीते ठीक कर रहे थे, तो लेखक बाबू के उस मित्र ने, जिसके घर वे बैठे थे, जो ताश खेलने में माहिर था और आदमियों को पहचानने में भी, धीरे से लेखक बाबू की बांह पकड़ी और उन्हें रोका। मित्र ने बहुत धीमी आवाज में माथे पर बल डालते हुए चेतावनी दी, सुनिए, ये कौन साहब है? लेखक बाबू ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, मेरे एक नए दोस्त हैं, बहुत बड़े कवि हैं, जमींदार हैं। इनका नाम सुना होगा आपने, उमापति नारायण। मित्र ने सिर हिलाया। नाम तो नहीं सुना, लेकिन भाई बुरा मत मानना, जरा इनसे होशियार रहिएगा। मुझे तो ये आदमी ठीक नहीं लगता। इसकी नजरें स्थिर नहीं हैं। ये मुझे कोई उचक्का या ठग सा मालूम होता है। इसकी बातों में चिकनाहट ज्यादा है। लेखक बाबू हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जिसमें सामने वाले की नासमझी पर दया थी। उन्होंने कहा, आपका अनुमान गलत है मित्र। आप हमेशा आदमी को उसकी सज धज, उसके कपड़ों और उसकी शक्ल से परखते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं, हृदय में रहता है। ये बहुत गुणी व्यक्ति हैं, सरस्वती के पुत्र हैं। इनकी सादगी ही इनकी पहचान है। मित्र ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने कहा, खैर, ये रहस्य की बातें तो आप जाने। मेरा फर्ज था, एक दोस्त के नाते मैंने आपको आगाह कर दिया। बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। लेखक बाबू ने उनकी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। साहित्यिक प्रेम की पट्टी आंखों पर इतनी कसकर बंधी थी कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वे उमापति जी को लेकर बड़े गर्व के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि आज की शाम कितनी शानदार होगी। साहित्य की बातें होंगी, कविताएं सुनी जाएंगी। उन्हें क्या पता था कि वे अपने घर में एक मेहमान नहीं, बल्कि अपनी आने वाली मुसीबतों को लेकर जा रहे हैं। लेखक बाबू अपने मित्र की चेतावनी को नजरअंदाज करके उमापति जी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनका मन मयूर नाच रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन उनके जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक है। एक प्रसिद्ध कवि, एक प्रशंसक और अब एक भाई उनके घर मेहमान बनकर आ रहा है। वे सोच रहे थे कि घर जाकर पत्नी को सरप्राइज देंगे। उन्हें बताएंगे कि देखो, जिनके पत्र आया करते थे, वे साक्षात हमारे द्वार पर पधारे हैं। घर पहुंचते ही लेखक बाबू ने आवाज लगाई, सुनती हो, देखो कौन आया है। पत्नी रसोई से हाथ पहुंचते हुए बाहर आईं। उन्होंने देखा, एक साधारण वेशभूषा वाला, गले में माला पहने व्यक्ति खड़ा है। लेखक बाबू ने उत्साह से परिचय कराया, ये वही उमापति जी हैं जिनके वे सुंदर पत्र आया करते थे। आज हमें दर्शन देने खुद पधारे हैं। भारतीय नारी के संस्कार देखिए। पत्नी ने तुरंत पल्लू ठीक किया, घूंघट की ओट से हाथ जोड़कर नमस्ते की और कहा, स्वागत है भाई साहब, घर पवित्र हो गया आपके आने से। उमापति जी ने भी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रति नमस्कार किया और आशीर्वाद दिया। लेखक बाबू ने उन्हें बैठक में बिठाया। उस जमाने में बैठक का मतलब कोई सोफा सेट वाला ड्राइंग रूम नहीं होता था। एक तख्त, उस पर बिछी एक साफ चादर और कुछ तकिए, बस यही थी लेखक बाबू की रईसी। लेकिन मेहमान के आने पर उस तख्त को झाड़ पोंछकर चमका दिया गया। लेखक बाबू ने तुरंत नौकर को, जो शायद पड़ोस का कोई लड़का था जिसे कभी कभार काम के लिए बुला लिया जाता था, दौड़ाया, जाओ बाजार से बढ़िया मिठाई, कचौड़ी और फल ले आओ, आज दावत होगी। भोजन मंगवाया गया, पत्तलों में खाना परोसा गया। लेखक बाबू खुद पंखा झलते रहे और उमापति जी को खिलाते रहे। भोजन के बाद पान का बीड़ा मुंह में दबाकर असली महफिल जमी। उमापति जी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से कुछ कागज निकाले। उन्होंने अपनी कई कविताएं सुनाईं। सुनिए मित्रवर, ये मैंने सावन की पहली फुहार पर लिखी थी। उनका स्वर बहुत सरस और मधुर था। गला सुरीला था, जैसे किसी मंझे हुए गायक का हो। वे गा गा कर, हाथ नचा नचा कर कविता पाठ कर रहे थे। सच कहें तो एक लेखक के तौर पर लेखक बाबू को वे कविताएं बहुत ही साधारण, बल्कि बचकाने लगीं। उनमें न तो कोई गहरा भाव था, न कोई नयापन। वे बस तुकबंदियां थीं, आया और खाया जैसी। लेकिन लेखक बाबू, वे तो इस समय आलोचक नहीं, भक्त बने हुए थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक समझ को ताक पर रख दिया था। वे हर पंक्ति पर, हर तुकबंदी पर झूम झूम कर, सिर हिला हिलाकर तारीफों के पुल बांध रहे थे।
वाह वाह, क्या बात कही है, अद्भुत। ऐसा भाव तो कालिदास की रचनाओं में मिलता है। आप तो आधुनिक युग के सूरदास हैं। वे ऐसे दाद दे रहे थे जैसे उनसे बढ़कर कोई काव्य रसिक संसार में न हो। वे उमापति जी को खुश करना चाहते थे। उन्हें ये महसूस कराना चाहते थे कि वे कितने महान हैं। शाम ढलने लगी। लेखक बाबू ने प्रस्ताव रखा, चलिए आज शहर में रामलीला की धूम है, आपको रामलीला दिखाते हैं। दोनों मित्र बाह में बाह डालकर मेले में गए। वहां भी भीड़ के बीच साहित्य की ही चर्चा होती रही। देखो उमापति जी, ये रावण का वध, ये असत्य पर सत्य की जीत है। जी हां भैया, साहित्य का उद्देश्य भी तो यही है, उमापति जी ने दार्शनिक अंदाज में कहा। लौटकर रात को फिर भोजन हुआ। अब तक घर का माहौल पूरी तरह घुल मिल चुका था। अब अब समय आया असली कहानी का। रात का सन्नाटा छा गया था। लालटेन की मध्यम रोशनी में दोनों मित्र तख्त पर बैठे थे। उमापति जी ने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर एक गंभीर और त्यागपूर्ण भाव लाया और अपना वृत्तांत यानी अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू किया। ये वृत्तांत इतना सटीक और विश्वसनीय था कि किसी को भी भ्रम में डाल दे। उन्होंने बताया, मित्रवर, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे। दरअसल मैं इस समय अपनी पत्नी को लेने के लिए कानपुर जा रहा हूँ। मेरा ससुराल और मेरा पैतृक मकान कानपुर ही में है, लेकिन मेरा सपना कुछ और है। वे थोड़ा रुके, लेखक बाबू की आंखों में देखा और बोले, मेरा विचार है कि एक मासिक पत्रिका निकालूं, एक ऐसी पत्रिका जो हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचा दे। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी कविताओं के लिए एक बड़े प्रकाशक मुझे 1,000 रुपए देने को तैयार हैं। उस जमाने में 1,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, आज के लाखों के बराबर। वे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मेरी इच्छा है कि मैं अपना साहित्य किसी और के हाथ में क्यों दूं। मैं उन्हें पहले अपनी पत्रिका में छापूं और फिर अपनी ही लागत से किताब बनवाऊं। मैं स्वावलंबी बनना चाहता हूं। लेखक बाबू मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। वाह, क्या विचार हैं! उमापति जी ने आगे कहा, थोड़ा और मसाला लगाते हुए, आपको शायद पता न हो, कानपुर में हमारी काफी जमींदारी है। नौकर जाकर हैं, हाथी घोड़े हैं। पर मित्र, मुझे उस ऐशो आराम से, उस जमींदारी के काम से घृणा है। वहां सिर्फ शोषण है। मैं तो बस सरस्वती की सेवा करना चाहता हूं, एक सादा साहित्यिक जीवन बिताना चाहता हूं। और मेरी पत्नी, वो भी मेरे विचारों से पूर्ण सहमत है। वे विदुषी हैं, एमए पास हैं और एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल हैं। कितनी आदर्श बातें थी। जमींदार होकर भी साहित्य सेवा, पत्नी प्रधानाध्यापिका, दौलत को ठोकर मारने वाला संत। लेखक बाबू पूरी तरह प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसा मित्र मिल गया है जो न सिर्फ विचारों में बल्कि हैसियत में भी उनसे कोसों ऊपर है, फिर भी कितना विनम्र है। धन्य हैं आप उमापति जी, आज के जमाने में ऐसे विचार कहाँ मिलते हैं। आधी रात तक बातें होती रहीं। दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन का एक पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया। कैसे पत्रिका निकलेगी, उसका नाम क्या होगा, उसमें कौन कौन लिखेगा, कैसे वे दोनों मिलकर साहित्य जगत में क्रांति लाएंगे। लेखक बाबू अपने भाग्य को सराह रहे थे कि भगवान ने बैठे बिठाए ऐसा सच्चा, अमीर और गुणी मित्र भेज दिया। आधी रात बीत गई, तब जाकर वे सोए। लेखक बाबू को सपने भी सुनहरे भविष्य के आ रहे थे। दूसरे दिन सुबह उमापति जी को 8 बजे की ट्रेन से कानपुर जाना था। लेखक बाबू जब सोकर उठे तब 7 बज चुके थे। रात की बातों का नशा अभी भी दिमाग में था। वे तैयार होकर बाहर आए। देखा कि उमापति जी नहा धोकर तैयार होकर तख्त पर बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ है। माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वे बार बार अपनी जेब टटोल रहे हैं। लेखक बाबू ने पूछा, अरे मित्रवर, आप तैयार हैं, लेकिन चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रात तो आप बहुत खुश थे, तबीयत तो ठीक है? उमापति जी ने एक बहुत ही गहरी, भारी सांस ली। उन्होंने लेखक बाबू की तरफ देखा, नजरें झुका लीं और बोले, जी हां, तैयार तो हूं। अब आज्ञा दीजिए। आप लोगों ने बहुत सेवा की। लौटते समय इधर ही से जाऊंगा। इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। लेखक बाबू ने चौंक कर पूछा, कष्ट? कैसा कष्ट? आप तो मेहमान हैं, भाई हैं, कहिए तो, क्या सेवा करूं? कोई तकलीफ हुई क्या? उमापति जी ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने एक बहुत ही भावुक और विश्वसनीय कहानी शुरू की, ऐसी कहानी जो हर ढक का हथियार होती है। वे बोले, मित्रवर, मैं आपको बताना भूल गया था। मैं कल जब घर से चला
तो सुबह के 4 बजे थे। मैं रात 2 बजे से जाग रहा था ताकि कहीं नींद ना आ जाए और गाड़ी न छूट जाए। सारी रात जागना पड़ा। जब गाड़ी में बैठा तो थकान के मारे आंखें भारी होने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, झपकियां आने लगीं। मैंने अपना कोट उतारकर पास वाली सीट पर रख दिया और लेट गया। तुरंत नींद आ गई। वे थोड़ा रुके, चेहरे पर दुख का भाव लाया। जब मुगलसराय स्टेशन पर गाड़ी रुकी और मेरी नींद खुली तो देखा कोट गायब। नीचे, ऊपर, सीट के नीचे, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया, किसी महाशय ने मौका पाकर उड़ा दिया। सोने की सजा मिल गई। फिर उन्होंने अपनी आवाज को और दयनीय और लाचार बनाते हुए असली बात कही। कोट तो गया सो गया, पुराना था, लेकिन उस कोट की जेब में 50 रुपए खर्च के लिए रखे थे। वे भी उसके साथ उड़ गए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है मित्र, एक पैसा नहीं है जेब में। लेखक बाबू सन्न रह गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। उमापति जी ने याचक भरी नजरों से, उम्मीद भरी निगाहों से लेखक बाबू को देखा और बोले, मित्र, आप मुझे 50 रुपए दे दें। मुझे पता है ये बड़ी रकम है, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। पत्नी को मैके से लाना है, विदा करानी है, फिर ससुराल में सैकड़ों तरह के नेक जोग लगते हैं। सालियों को देना पड़ता है, सास ससुर को देना पड़ता है। कदम कदम पर रुपए खर्च होते हैं। अगर न करूं तो हंसी उड़ेगी। ससुराल वाले सोचेंगे कि दामाद जी कंगाल होकर आए हैं, भिखारी बनकर आए हैं। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं वादा करता हूं, मैं इधर से ही लौटूंगा, तब आपको पाई पाई देता जाऊंगा। लेखक बाबू सन्न रह गए। 50 रुपए? उस जमाने में ये लेखक बाबू की महीनों की कमाई के बराबर थी। उनके घर का 2 महीने का राशन आ सकता था इसमें। वे बड़े संकोच में पड़ गए। एक बार पहले भी वे ऐसे ही किसी मित्र के हाथों धोखा खा चुके थे। उनका पुराना घाव हरा हो गया। तुरंत मन में भ्रम हुआ, कहीं अब की बार फिर वही दशा न हो। कहीं ये कहानी झूठी तो नहीं। कोट चोरी होने की कहानी बहुत घिसी पिटी लग रही है, और एक जमींदार आदमी सिर्फ 50 रुपए लेके चला था। लेकिन शीघ्र ही वे अपने मन के इस अविश्वास पर लज्जित हुए। उन्होंने खुद को धिक्कारा। छी, मैं भी कैसा आदमी हूं, कितना छोटा दिल है मेरा। संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते। ये बेचारे इतने सज्जन हैं, कवि हैं, जमींदार हैं। इस समय संकट में पड़ गए हैं, मुसीबत में हैं, और मैं झूठा संदेह कर रहा हूं। अगर मैंने मना कर दिया तो ये क्या सोचेंगे कि लेखक बाबू सिर्फ बातों के शेर हैं, वक्त पर काम नहीं आते। हमारी दोस्ती का क्या होगा? वे भारी कदमों से उठकर अंदर गए। उनके पैर मन मन भर के हो रहे थे। वे अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी रसोई में चूल्हा फूंक रही थी। लेखक बाबू ने डरते डरते बहुत धीमी आवाज में कहा, सुनो, तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है? पत्नी ने बिना मुड़े धुएं से भरी आंखों को पोंछते हुए पूछा, क्या करोगे? अभी तो राशन के लिए भी पैसे कम है, दूध वाले का हिसाब बाकी है। लेखक बाबू ने कहा, वो मेरे मित्र जो कल आए हैं, उमापति जी, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। कोट समेत सब गायब हो गया। अब वे बेचारे बिल्कुल खाली हाथ हैं। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है। बहुत मजबूरी में हैं। इज्जत का सवाल है। कह रहे थे लौटते वक्त दे जाएंगे। पत्नी, जो दुनियादारी समझने में अपने भोले भाले पति से कहीं आगे थी, जो चेहरों को पढ़ना जानती थी, ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक व्यंग्य था, एक समझ थी। उसने कहा, तुम्हारे यहां जितने मित्र आते हैं, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं। सभी संकट में पड़े रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे पास रुपए नहीं है। लेखक बाबू ने बच्चों की तरह खुशामद की। अरे लाओ, दे दो, जिद मत करो। बेचारे बाहर तैयार खड़े हैं। गाड़ी छूट जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? पत्नी ने सख्ती से कहा, साफ कह दो, इस समय घर में रुपए नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोल दो। लेखक बाबू ने दार्शनिक अंदाज में अपनी इज्जत का हवाला देते हुए कहा, ये कह देना आसान नहीं है प्रिय। इसका अर्थ तो ये होगा कि मैं दरिद्र ही नहीं, मित्रहीन भी हूं। नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का इंतजाम न हो सकता? उमापति को कभी विश्वास न आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। वे सोचेंगे मैं बहाना बना रहा हूं, मैं कंजूस हूं। इससे तो अच्छा है मैं कह दूं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। श्रीमती जी ने अपने पति की इस मूर्खता को, इस झूठी शान को देखा। वे जानती थीं कि अब बहस करना बेकार है। मर्द की जात जब जिद पर आ जाए तो अक्ल के दरवाजे बंद कर लेती है।
उन्होंने गुस्से में झुंझलाकर संदूक की चाबी उनके आगे फर्श पर फेंक दी। खन की आवाज हुई और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो भविष्यवाणी साबित होने वाली थी, एक ऐसी चेतावनी जो लेखक बाबू को जिंदगी भर याद रहने वाली थी। तुम्हें जितना बहस करना आता है उतना कहीं आदमियों को परखना आता तो अब तक आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो, लुटा दो सब कुछ, किसी तरह तुम्हारी मर्जाद यानी मर्यादा तो बनी रहे। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, उधार समझकर मत दो, ये समझ लो कि पानी में फेंक रहे हो, कुएं में डाल रहे हो, ये पैसा वापस नहीं आएगा। लेखक बाबू को इस समय आम खाने से काम था, पेड़ गिनने से नहीं। उन्होंने पत्नी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने झटपट चाबी उठाई, चुपके से संदूक खोला, उसमें से 50 रुपए निकाले, जो उनकी गाढ़ी कमाई थी, जो शायद उन्होंने किसी खास काम के लिए बचाए थे। वे बाहर आए और लाकर उमापति जी के हाथ में वे नोट रख दिए। उमापति जी ने रुपए लिए। उनके चेहरे पर एक पल के लिए चमक आई, फिर उन्होंने कृतज्ञता का भाव लाया। उन्होंने नोटों को जेब में रखा और फिर वही वादा दोहराया, मित्र, आप भगवान हैं, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा, लौटते वक्त जरूर देता जाऊंगा। और वे चले गए। लेखक बाबू दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके हाथ में उमापति का विश्वास था और उमापति की जेब में लेखक बाबू के 50 रुपए। तांगा धूल उड़ाता हुआ ओझल हो गया। उमापति जी चले गए और अपने पीछे छोड़ गए एक अजीब सा सन्नाटा और मेरे मन में ढेरों सवाल। वो तांगा धूल उड़ाता हुआ ओझल हो गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने अपनी पत्नी की चेतावनी को अनसुना करके अपनी गाढ़ी कमाई के 50 रुपए, जो शायद मेरे घर का 2 महीने का खर्च थे, एक ऐसे आदमी को दे दिए थे जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था। अब शुरू हुआ इंतजार का वो खेल जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। उमापति जी जाते जाते बड़े विश्वास के साथ कहकर गए थे कि वे ससुराल से लौटते वक्त ठीक इसी रास्ते से जाएंगे और मेरे पैसे लौटा देंगे। मित्र, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। मैं हर रोज अपनी खिड़की पर बैठकर सड़क को निहारता रहता। हर तांगे की आवाज पर, हर घोड़े की टाप पर मेरे कान खड़े हो जाते। मुझे लगता कि शायद वो आ गया। हर डाकिया मुझे उमापति का संदेशवाहक लगता। लेकिन कोई नहीं आया। सड़क खाली थी और मेरा दिल भारी होता जा रहा था। मेरे मन में शंका के काले बादल घिरने लगे। शैतान मेरे कान में फुसफुसाने लगा, क्या तेरी पत्नी सही थी? क्या तू सचमुच ठगा गया है? क्या वो कोट चोरी होने की कहानी झूठी थी? लेकिन फिर मेरा दिल, जो अब भी इंसानियत पर भरोसा करना चाहता था, जो अपनी बेवकूफ़ी को मानने को तैयार नहीं था, कहता, नहीं नहीं, ऐसा मत सोच। वो एक कवि है, एक कलाकार है, सरस्वती का पुत्र है, और फिर वो जमींदार भी तो है। हो सकता है ससुराल में रुक गया हो। ससुराल की खातिरदारी, सालियों का मजाक, सास का प्यार, ये सब किसे अच्छा नहीं लगता। वो जरूर आएगा, देर सवेर आएगा जरूर। इसी उधेड़-बुन में, इसी आशा और निराशा के झूले में झूलते हुए 7 दिन बीत गए। एक पूरा हफ्ता। 7वें दिन की शाम थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था। सड़क पर बत्तियां जलने लगी थीं। अचानक मेरे दरवाजे पर एक तांगा रुका। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बाहर झांका। अरे, ये तो उमापति जी हैं। मेरे चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई जैसे किसी ने बुझा हुआ दिया फिर से जला दिया हो। मेरी आंखों में चमक आ गई। मेरा खोया हुआ विश्वास लौट आया। मैंने मन ही मन अपनी पत्नी को जवाब दिया, देखा, मैं न कहता था, वो आ गया। ईमानदार आदमी है। तुम नाहक ही शक करती हो। देखो, वादा निभाना इसे कहते हैं। मैं दौड़कर बाहर गया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन जब मैं तांगे के पास पहुंचा तो देखा कि उमापति जी अकेले नहीं थे। उनके साथ एक घूंघट काढ़े महिला थीं, उनकी पत्नी, और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उनकी पुत्री। ये देखकर मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया। भला कौन ठग अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर ठगी करने आएगा? कौन अपनी इज्जत सरेआम नीलाम करेगा? मैंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए आइए, मैं तो आप ही की राह देख रहा था। बड़ी खुशी हुई आपको सपरिवार देखकर। घर पवित्र हो गया। वे उतरे, सामान उतारा गया और हम उन्हें लेकर घर के अंदर आए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और भारतीय संस्कृति की बात देखिए। मेरी पत्नी, जो 100% यकीन करती थीं कि ये आदमी ठग है, जिन्होंने मुझे पैसे देने से मना किया था और जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पैसे वापस नहीं आएंगे, उन्होंने जब देखा कि मेहमान दरवाजे पर हैं और साथ में एक औरत और बच्चा भी है, तो उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। अतिथि देवो भवः हमारे खून में है, चाहे मेहमान कैसा भी हो।
उन्होंने अपनी नाराजगी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने मेहमानों के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। सफर से आए थे, थके हुए थे, इसलिए शक्कर और दही खिलाकर उनका स्वागत किया गया, जैसा कि हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। घर में जो सबसे बढ़िया बिस्तर थे वे उनके लिए बिछाए गए। इतना ही नहीं, जब उमापति जी की पत्नी ने घूंघट उठाया तो मेरी पत्नी ने मुंह दिखाई की रस्म भी निभाई। उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से, अपनी उसी संदूक से 20 रुपए निकालकर मुंह दिखाई के दिए और उस छोटी बच्ची को, जो बहुत मासूमियत से इधर उधर देख रही थी, मिठाई खाने के लिए 2 रुपए अलग से दिए। यानी 22 रुपए और खर्च हो गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था। मुझे लगा कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उमापति जी आ गए हैं, परिवार साथ है, इज्जतदार आदमी है। अब तो बस कुछ ही पलों की बात है। वे अभी जेब से बटुआ निकालेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, लीजिए मित्र, आपके 50 रुपए, और इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कनखियों से बार बार उमापति की जेब की तरफ देख रहा था। शाम बीती, रात हुई, खाना खाया गया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, पूड़ी, कचौड़ी, खीर। लेकिन मेरा ध्यान खाने पर नहीं, रुपयों पर था। इधर उधर की ढेर सारी बातें हुईं, साहित्य की चर्चा हुई, ससुराल के किस्से सुनाए गए कि कैसे सालियों ने जूते चुराए, मौसम का हालचाल हुआ, राजनीति पर बहस हुई। पर उमापति जी ने रुपयों का नाम तक नहीं लिया। वे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई उधार था ही नहीं। मेरा दिल बैठने लगा, धड़कनें तेज हो गईं। क्या भूल गए, या देने की नीयत नहीं है, या शायद शर्म के मारे सबके सामने नहीं दे रहे, शायद अकेले में देंगे। संकोच के मारे मैं खुद मांग भी नहीं पा रहा था। मेहमान से पैसे कैसे मांगूं, ये मेरी शराफत के खिलाफ था। रात का एक पहर बीत गया, सब सोने चले गए। जब मैं अपने शयन कक्ष में अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तीखी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने धीरे से, बहुत मीठे स्वर में पूछा, क्या हुआ, इन्होंने तो रुपये नहीं दिए जी। तुम तो कह रहे थे आते ही दे देंगे। क्या हुआ तुम्हारे कवि मित्र को? मैं खिसिया गया, शर्म से पानी पानी हो गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। पत्नी ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तो क्या सचमुच तुम्हें आशा थी कि वो आते ही आते तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे? तुम अभी भी बच्चे हो, दुनिया को नहीं पहचानते। मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि फिर पानी की आशा से रुपये मत दो। यही समझ लो कि किसी मित्र को सहायता दे दी, दान कर दिया, पुण्य मिलेगा। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो, लुटते भी हो और खुश भी होते हो। खैर, सो जाओ, अब जो गया सो गया। मैं लज्जित होकर चुप रहा। मेरे पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं चादर तान कर सो गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा, यही सोचकर कि सुबह क्या होगा। अगली सुबह हुई। मुझे लगा कि शायद आज उमापति जी जाएंगे और पैसे देंगे, लेकिन नहीं। उमापति जी कहीं जाने की जल्दी में नहीं थे। वे बड़े आराम से, इत्मीनान से हमारे घर जम गए। वे 2 दिन हमारे घर रहे। मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना और ऊपर से खातिरदारी। इन 2 दिनों में मेरी पत्नी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। खाना पीना, चाय नाश्ता, धोबी से कपड़े धुलवाना, सब कुछ अव्वल दर्जे का था। लेकिन मुझे अब संतोष नहीं था। मेरे अंदर का जो लेखक था, जो भक्त था, वो अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक साहूकार ने ले ली थी। हर पल, हर घड़ी मुझे लग रहा था कि ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। जब वो हंसता तो मुझे लगता कि वो मुझ पर हंस रहा है। जब वो कविता सुनाता तो मुझे वो झूठ का पुलिंदा लगती। मुझे अपना घर अब सराय लगने लगा था। तीसरे दिन प्रातःकाल, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। उमापति जी चलने को तैयार हुए। उन्होंने अपना बिस्तर बांध लिया, सामान समेट लिया। उनकी पत्नी और बच्ची तैयार होकर आंगन में खड़ी हो गईं। मेरे मन में अब भी एक धुंधली सी, मरती हुई आशा की किरण थी। शायद अब देंगे, चलते वक्त देंगे। विदाई के समय देना अच्छा माना जाता है। शायद उन्होंने सरप्राइज रखा हो, शायद वे मेरी परीक्षा ले रहे हों। लेकिन जब उमापति जी ने मुंह खोला तो मेरे पैरों तले से रही सही जमीन भी खिसक गई। आसमान गिर पड़ा। उमापति जी अपना बिस्तर उठाते हुए बड़े ही खेदपूर्ण स्वर में, चेहरा लटकाकर, बहुत ही दयनीय सूरत बनाकर बोले, मित्रवर, भैया, बड़ा ही खेद है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं कि मैं अब की बार भी आपके रुपए न दे सका। मेरा चेहरा भक पड़ गया, खून सूख गया, जुबान तालू से चिपक गई। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है, आपने तो वादा किया था। उमापति जी ने अपनी नई कहानी शुरू की और इस बार कहानी और भी ज्यादा मजबूरी वाली थी। वे बोले, क्या बताऊं मित्र, किस्मत ही खराब है।
बात यह है कि मैं जब मकान अपने गांव पर गया तो पिताजी से भेंट ही नहीं हुई। वे तहसील वसूल करने, लगान इकट्ठा करने किसी दूसरे गांव चले गए थे और मुझे इतना अवकाश न था कि मैं उस गांव तक जाता। वहां रेल का रास्ता नहीं है, बैलगाड़ियों पर जाना पड़ता है। समय बहुत लग जाता। इसीलिए मैं अपने घर पर सिर्फ एक दिन रहकर तुरंत ससुराल चला गया। सोचा था ससुराल से मिल जाएंगे, ससुर जी अमीर आदमी हैं। लेकिन वहां तो खर्च ही खर्च था। विदाई के जो रुपए मिले वो रास्ते में और यहां तक आने में खर्च हो गए। बीवी बच्चों के साथ सफर करना आसान नहीं होता। और फिर उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसने मेरी कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा, अब स्थिति ये है मित्र कि मेरे पास यहां से घर जाने के लिए रेल का किराया तक नहीं है। जेब बिल्कुल खाली है। बीवी बच्चे साथ हैं। मैं कैसे जाऊंगा? क्या उन्हें पैदल ले जाऊं? मेरी इज्जत दांव पर है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बिना पलक झपकाए, बड़े अधिकार से, जैसे उनका हक हो, कहा, आप मुझे 25 रुपए और दे दें, बस 25 रुपए। मैं घर पहुंचते ही सबसे पहला काम यही करूंगा कि आपका पूरा हिसाब, ये 25 और वो 50, कुल 75 रुपए तुरंत मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। मेरे पास तो इक्के तांगे तक का किराया नहीं है। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा किसी ने मेरे गाल पर जोर से तमाचा मारा हो। 50 रुपए पहले ही डूब चुके थे। 20 और 2 रुपए मुंह दिखाई में गए और अब 25 रुपए और, यानी मरता क्या ना करता। मेरे जी में आया कि टका सा जवाब दे दूं, कह दूं, भाग जाओ यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे मेरे 50 रुपए दो और दफा हो जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चे जाएं भाड़ में। पर मैं लेखक था, मैं सज्जन था, मैं अपनी मर्यादा का गुलाम था। मुझसे इतनी अशिष्टता ना हो सकी। एक मेहमान को जो अपने परिवार के साथ खड़ा हो, जिसकी बीवी और बच्ची सामने खड़ी हो, उसे धक्के देकर कैसे निकालें? मेरी जुबान सील गई। मुझे लगा कि अगर मैंने मना किया तो ये मेरी बेइज्जती होगी। मैं दबे कदमों से एक अपराधी की तरह, हारे हुए जुआरी की तरह फिर अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी रसोई में थी। शायद वो जानती थी कि मैं क्यों आया हूं। मुझे खाली हाथ और झुका हुआ सिर देखकर वो सब समझ गई। मैंने दबी जुबान में नजरें चुराते हुए कांपती आवाज में कहा, वे कह रहे हैं कि किराया नहीं है, जाने के लिए 25 रुपए और मांग रहे हैं। बीवी बच्चे साथ हैं, मना कैसे करूं? घर कैसे जाएंगे? इस बार पत्नी ने ना बहस की, ना ताना मारा, ना मुझे समझाया। शायद उसे अपने पति की इस लाइलाज बीमारी, जिसे शराफत कहते हैं, पर दया आ गई। या शायद वो समझ गई कि बहस करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। वो जानती थी कि मैं अपनी नाक कटा सकता हूं, पर मेहमान को मना नहीं कर सकता। उसने चुपचाप, बिना एक शब्द बोले, अपनी साड़ी के पल्लू से चाबी निकाली, संदूक खोला, 25 रुपए निकाले और मेरे हवाले कर दिए। उसकी वो खामोशी उसके 100 तानों से ज्यादा भारी थी। उसकी आंखों में लिखा था, ले जाओ, लुट जाओ, तुम्हें बर्बाद होने का शौक है तो पूरे हो जाओ। मैंने वे रुपए लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे वे नोट अंगारों जैसे लग रहे थे। बाहर आकर मैंने बड़े ही उदासीन भाव से, बिना किसी मुस्कुराहट के, बिना गले मिले, वे रुपए उमापति जी को दे दिए। अब मुझ में वो पुराना जोश, वो मित्रता, वो गले मिलने का उत्साह नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था। उमापति जी ने रुपए लिए, जेब में रखे, जैसे ये उनका अधिकार था। उनकी पुत्री और अर्धांगिनी जी ने सीढ़ियों से उतर गईं। उमापति जी ने अपना बिस्तर उठाया और मुझे प्रणाम किया। अच्छा भैया, चलता हूं, भगवान आपका भला करे। घर पहुंचते ही पत्र लिखूंगा और मनी ऑर्डर भेजूंगा, चिंता मत कीजिएगा। मैंने बैठे बैठे ही सिर हिला दिया। मुंह से राम राम भी नहीं निकला। मैं उन्हें सड़क तक पहुंचाने भी नहीं गया। बस खिड़की से देखता रहा कि कैसे मेरा विश्वास, मेरे आदर्श, मेरी गाढ़ी कमाई और मेरी पत्नी का भरोसा, सब कुछ एक तांगे में बैठकर दूर जा रहा है। तांगा चला गया, धूल बैठ गई और मैं ठगा हुआ सा खड़ा रह गया। उमापति जी चले गए और उनके जाने के बाद शुरू हुआ एक लंबा, बोझिल और शर्मनाक इंतजार। 1 सप्ताह बीता। एक पत्र आया। मुझे लगा पैसे आए होंगे, लेकिन नहीं, वो केवल एक सूचना थी। उमापति जी ने लिखा था, मित्रवर, मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूं, कुछ जरूरी काम से मुझे बरार जाना पड़ रहा है। वहां से लौटकर घर जाऊंगा और तब आपके रुपए भेजूंगा, चिंता ना करें। मैंने पत्र पढ़ा और उसे मेज पर पटक दिया। मैंने मन ही मन सोचा, चलो कम से कम याद तो है, शायद नीयत खराब नहीं है, शायद सचमुच कोई काम आ गया हो। इंसान उम्मीद का दामन इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। 15 दिन बीत गए। सन्नाटा। मैंने एक पत्र लिखा। उसमें बड़े ही शिष्टाचार के साथ कुशल समाचार पूछे और बातों ही बातों में, इशारों में रुपयों की याद दिलाई। कोई उत्तर नहीं आया। 15 दिन और बीत गए। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने संकोच छोड़ दिया। मैंने साफ शब्दों में एक पत्र लिखा और रुपयों का तकाजा किया। मित्र, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कृपया भेज दें।
उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, केवल सन्नाटा। 1 महीना बीत गया। मैंने सोचा शायद साधारण डाक से पत्र नहीं मिला होगा। बेईमान लोग अक्सर पत्र ना मिलने का बहाना बनाते हैं। मैंने एक रजिस्ट्री पत्र, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा, ताकि पक्का सबूत रहे कि पत्र उन्हें मिला है। रसीद वापस आ गई। पत्र पहुंच गया था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन जवाब उसका भी नहीं आया। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया। मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। मेरी समझदार जोरू ने, मेरी पत्नी ने उस दिन जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य था। एक एक शब्द सच था। वो आदमी उचक्का था, ठग था। उसने मेरे अहंकार, मेरी शराफत, मेरी अतिथि सेवा और मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। मैं निराश होकर चुप हो गया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह थी कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा भी नहीं कर सकता था। अगर मैं कहता कि पत्र का जवाब नहीं आया तो वो कहती, मैंने तो पहले ही कहा था, पैसे पानी में फेंक रहे हो। और पत्नी ने भी अपनी महानता दिखाते हुए कभी इस बारे में मुझसे नहीं पूछा, मानो वो जानती थी कि मेरा घाव हरा है, उसे कुरेदना नहीं चाहिए। उसकी वो खामोशी मुझे रोज कचोटती थी। इस कपट व्यवहार का, इस धोखे का मेरी मानसिकता पर वही असर पड़ा जो साधारणतः किसी भी इंसान पर पड़ना चाहिए। कोई बहुत ऊंची और पवित्र आत्मा शायद इस छल पर भी अपनी अच्छाई पर अटल रह सकती थी। कोई साधु शायद इसे भूल जाता। पर मैं इतना उदार नहीं हूं। मैं एक आम आदमी हूं। यहां महीनों सिर खपाता हूं, कलम घिसता हूं, रात रात भर जागता हूं, तब जाकर कहीं प्रकाशकों से पैसे मिलते हैं। उमापति के इस धोखे ने मेरे अंदर की कोमलता को मार दिया और उसकी जगह एक गहरी कड़वाहट भर दी। मुझे अब हर इंसान में, हर जरूरतमंद में एक संभावित ठग नजर आने लगा था। मेरा विश्वास कांच की तरह टूटकर बिखर चुका था। और इसी महीने की बात है जब मेरे इस अविश्वास की, मेरी इस पत्थरदिली की परीक्षा लेने का वक्त आया। मेरे यंत्रलय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में एक नया लड़का काम मांगने आया। वो कंपोजिटर का काम जानता था। बिहार प्रांत का रहने वाला था। देखने में बहुत ही सीधा साधा, भोला और मेहनती युवक था। बातों बातों में पता चला कि वो पहले किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन देश में चल रहे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आंधी में बहकर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर वालों ने नाराज होकर किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया था। विवश होकर अपना पेट पालने के लिए इस स्वाभिमानी लड़के ने ये नौकरी कर ली थी। मैंने उसे 15 रुपए मासिक पर रख लिया। लेकिन शहर की हवा शायद उसे रास नहीं आई। नौकरी शुरू करने के तीसरे ही दिन उसे जोर का बुखार आने लगा। 2-4 दिन तो उसने ज्यों-त्यों करके काटे, लेकिन जब बुखार नहीं छूटा तो वो घबरा गया। पर देश में बीमारी बहुत डरावनी होती है दोस्तों। उसे घर की याद सताने लगी। उसे लगा कि और कुछ न सही, घर वाले कम से कम दवा दारू तो करेंगे, माँ के हाथ का पानी तो मिलेगा। एक दिन वो गिरता पड़ता, कांपता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, शरीर कमजोर हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा, महाशय, बाबूजी, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। यहाँ मेरा कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप दया करके मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं किसी तरह घर चला जाऊं। वहां जाते ही मैं रुपयों का प्रबंध करके आपको भेज दूंगा। मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे घर जाने दीजिए। वो वास्तव में बीमार था, ये मैं देख सकता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं जानता था कि यहाँ रहकर इस अंधेरी कोठरी में वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसे सचमुच सहायता की जरूरत थी। उसका जीवन संकट में था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उमापति का चेहरा, उसकी माला और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें घूम गईं। मुझे शंका हुई। शैतान ने मेरे कान में कहा, अरे, ये भी रुपए हजम कर जाएगा। जब उमापति जैसा विद्वान पुरुष, जो कवि था, जमींदार था, वो धोखा दे सकता है, तो ऐसे अर्धशिक्षित कल के लड़के से क्या उम्मीद रखूं? ये घर जाकर पैसे भेजेगा, इसका क्या प्रमाण है? मेरा दिल पत्थर का हो गया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। मैंने अपनी आंखों से दया निकाल फेंकी और उससे बोला, भाई, मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुख है, मगर मैं इस समय कुछ न कर सकूंगा। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। खेद है। ये कोरा और झूठा जवाब सुनकर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना निष्ठुर हो सकता हूं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, आप चाहें तो कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। 20 रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं है। मैं कसम खाता हूं, जाते ही आपके रुपए भेज दूंगा। मुझे मरने से बचा लीजिए। मैंने अपने दिल को और कठोर कर लिया। मैंने सोचा, यहाँ तुम्हारी नीयत साफ दिख रही है, लेकिन घर पहुंचकर कौन पैसे भेजता है? मैं बिहार वसूली करने तो जाऊंगा नहीं। मैंने रुखाई से, बिना उसकी तरफ देखे कहा, खेद है कि मेरे पास रुपए नहीं है। मैं मजबूर हूं। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो, 2-3 दिन की, वो अभी ले सकते हो। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। किंग कर्तव्य विमूढ़ की तरह बिल्कुल निराश होकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो भगवान से शिकायत कर रहा हो, और चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे अंदर एक टीस उठी।
लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सही किया। मैं कोई धर्मार्थ औषधालय नहीं चला रहा हूँ। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। ईश्वर को मुझे इस अपयश और पाप से बचाना मंजूर था। जब वो लड़का रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से मेरे दफ्तर से बाहर निकला, तो रास्ते में उसे मेरे कार्यालय के एक मामूली क्लर्क पंडित पृथ्वीनाथ मिल गए। पंडित जी ने उसे रोते हुए देखा तो रोक लिया, उसका हाल पूछा। लड़के ने सारी बात बता दी। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद बिना किसी आगा पीछा के, बिना किसी गारंटी के और बिना ये सोचे कि पैसे वापस आएंगे या नहीं, पंडित पृथ्वीनाथ ने तुरंत अपनी जेब से 15 रुपए निकालकर उसे दे दिए। जब मुझे यह हाल मालूम हुआ तो मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर गया। मुझे लगा कि चलो मेरी जान छूटी, वो घर पहुंच जाएगा। लेकिन साथ ही मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी शर्म भी आई। मैं जो बड़े बड़े लेख लिखता हूँ, दया का उपदेश देता हूँ, वक्त आने पर भाग खड़ा हुआ, और वो साधारण क्लर्क मुझसे कितना महान निकला। सचमुच गुरु गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गए। खैर, मैंने अपने अहंकार को बचाने के लिए सोचा, चलो मेरे उपदेशों का असर मुझ पर ना हुआ तो क्या, दूसरों पर तो हुआ। पृथ्वीनाथ को मैंने ही तो सिखाया होगा। पर मेरे मन के एक कोने में एक कुटिल इच्छा भी थी। मैं सोच रहा था कि देखते हैं पैसे वापस आते हैं या नहीं। अगर पृथ्वीनाथ के पैसे डूब गए, जो कि मुझे यकीन था कि डूबेंगे, तो मैं उसे खूब चिढ़ाऊंगा, कहूंगा और बनो दानवीर कर्ण। किंतु मेरी ये नीच अभिलाषा पूरी न हुई। 5वें दिन, जी हाँ ठीक 5वें दिन, एक डाकिया आया। उस लड़के ने घर पहुंचते ही सबसे पहले 15 रुपए का मनी ऑर्डर पृथ्वीनाथ के नाम भेज दिया था। ये मनी ऑर्डर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा था। ऐसी और आंखें खोल देने वाली यातना मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। मेरी सारी शंकाएं, सारा अविश्वास गलत साबित हुआ। दुनिया अभी भी ईमानदार लोगों से खाली नहीं हुई थी, बस मैं ही अंधा हो गया था। और फिर अंत में एक चमत्कार हुआ। जब मेरा दिल साफ हुआ तो शायद कर्मों ने भी अपना रुख बदला। मैंने उमापति के इस धोखे और अपने इस कड़वे अनुभव पर एक लेख लिखा और एक पत्रिका में छाप दिया। मेरा मकसद पैसे मांगना नहीं, बल्कि समाज को ये दिखाना था कि कैसे एक धोखा इंसान को पत्थर बना देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई असर होगा, लेकिन चौथे दिन अनायास डाकिया मेरे घर आया। मेरे नाम एक मनी ऑर्डर था। मैंने राशि देखी, 75 रुपए। प्रेषक का नाम उमापति नारायण, और कूपन पर संदेश की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, क्षमा। मेरे आनंद की सीमा न रही। मैं खुशी से पागल हो गया। अरे, मेरा डूबा हुआ धन वापस मिल गया। मेरा लेख काम कर गया। उमापति ने लेख पढ़ा और शर्मिंदा होकर रुपए भेज दिए। मैं दौड़ते हुए अंदर गया और रुपए ले जाकर अपनी पत्नी के हाथों में रख दिए। मैंने उसे कूपन दिखलाया और विजयी मुस्कान के साथ कहा, देखो मिल गए रुपए। मैं ना कहता था, मेरी लेखनी का कमाल देखो। मुझे लगा पत्नी खुश होगी, लेकिन पत्नी ने उन रुपयों को छुआ तक नहीं। उसने उन नोटों को ऐसे देखा जैसे वे कागज के टुकड़े हों। उसने अनमने भाव से एक अजीब सी गंभीरता के साथ कहा, इन्हें ले जाकर यत्न से अपने संदूक में रखो। तुम ऐसे लोभी प्रकृति के मनुष्य हो, ये मुझे आज पता चला। थोड़े से रुपयों के लिए किसी के पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाना सज्जनता नहीं है। तुमने लेख लिखकर उस बेचारे को पूरे समाज में लज्जित कर दिया। क्या यही एक लेखक का धर्म है? मैं हैरान था, लेकिन उसने धोखा दिया था। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, सुनो, जब कोई शिक्षित और विनयशील मनुष्य अपने वचन का पालन ना करे तो यही समझना चाहिए कि वो विवश है, मजबूर है। कोई भी शरीफ आदमी शौक से अपनी जुबान नहीं तोड़ता। विवश मनुष्य को बार बार तकाजों से और फिर लेख लिखकर लज्जित करना भलमनसी नहीं है। कोई भी मनुष्य जिसका पूरी तरह नैतिक पतन नहीं हो गया है, जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देता। शायद वो सचमुच मुसीबत में था। उसने रुपयों की तरफ हिकारत से देखा और दृढ़ता से बोली, मैं इन रुपयों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी और तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक उमापति का कोई पत्र नहीं आ जाएगा कि आखिर रुपए भेजने में इतनी देर क्यों हुई। मुझे तुम्हारे ये रुपए नहीं चाहिए। मुझे उस देरी का कारण चाहिए। मुझे इंसानियत चाहिए, पैसा नहीं। मैं सन रह गया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि कद में मैं भले ही बड़ा हूं, लेकिन चरित्र में मेरी पत्नी मुझसे कहीं ऊंची है। उमापति ने रुपए लौटाकर अपना सम्मान बचा लिया। पत्नी ने रुपए ठुकराकर अपनी महानता दिखा ली। और मैं अपने 75 रुपए पाकर भी इंसानियत की नज़र में बहुत गरीब हो गया था। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, एक लेखक की डायरी। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि कैसे एक बुरा अनुभव हमें कठोर बना देता है और कैसे हम अपनी इंसानियत खो बैठते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या लेखक बाबू का गुस्सा जायज़ था या उनकी पत्नी की सोच सही थी? क्या आप उस बीमार लड़के की मदद करते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही गहरी और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए मोहो एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त, जल्द मिलूंगा एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।